नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 4 मानचित्र। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। आप पिछली अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारी काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों को उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतहों को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्रों को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमाने से खींचा गया मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और एक थीमेटिक मानचित्र होता है। तो भौतिक मानचित्र क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या ऊर्जावाच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल के बीच की दूरी व्यक्त करती हो, इसलिए इसे उद्देश्य के लिए एक पैमाने चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। बड़े क्षेत्रफल, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहरों को कागज पर दिखाना होता है तब यह बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं।
बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यह एक मानचित्र दर्शाया गया है, एक गांव का मानचित्र है और पैमाना 1 सेंटीमीटर धरातल पे 10 मीटर के बराबर है। तो दिशा, अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसका ऊपर हरसऊ उत्तर लिखा होता है। तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगा सकते हैं। यह हमें बताया गया है कि 4.1 में जो चित्र दिया गया है उसमें विकास के घर से सामुदायिक केंद्र कहाँ है तथा खेल का मैदान किस दिशा में है और दुकान का विद्यालय किस दिशा में है। तो पहले हम दिशा के बारे में जान ले। ऊपर की ओर उत्तर दिशा और उत्तर दिशा के ठीक नीचे दक्षिण दिशा और दक्षिण उत्तर दक्षिण के बीच दाएं की ओर पूर्व और बाएं की ओर पश्चिम दिशा है। और उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम के मध्य को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। पश्चिम और दक्षिण के मध्य को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। पूर्व दक्षिण के मध्य को दक्षिण पूर्व कहा जाता है और उत्तर पूर्व के मध्य को उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर विकास के घर से विद्यालय है और इस विद्यालय से खेल का मैदान किस ओर है। तो विद्यालय से खेल का मैदान उत्तर की ओर है और खेल के मैदान के पश्चिम की ओर पेड़ है, पेड़ के पश्चिम ओर सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक केंद्र की ओर पश्चिम ओर पोस्ट ऑफिस है। इसी प्रकार यह सब यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जो कि हमें बड़े जंगलों में दिशा को बताने में मदद करती है, उत्तर और दक्षिण। अब ये प्रतीक पढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रतीक। दूरी, दिशा हमने पढ़ लिया। अब प्रतीक के बारे में जानते हैं। यह मानचित्र के तीसरे घटक प्रतीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। जैसे यह रेलवे लाइन में बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, मीटर लाइन और बड़ी रेलवे स्टेशन है। सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें, डॉट 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 कच्ची सड़कें होते हैं। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफ टेलीग्राम ऑफिस और पुलिस स्टेशन। बस्ती, कब्रिस्तान, बस्ती, कब्रिस्तान। पेड़, घास, पेड़ और ये घास होते हैं। तो ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र
4.3 दर्शाए गए हैं। ये सब रूढ़ प्रतीक चिन्ह हैं। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों एवं भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों, पीले रंग का पठारों एवं हरे रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त एवं और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र या मानचित्र भी कहते हैं। खाका। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं, जैसे खाका कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों को जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए, सही उत्तर का चयन करें। इसे हम अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।